तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसका मैं भी सिपाही हूँ, इसके वो भी सिपाही है, ओहदा हमारा बराबर है। वो विधायक बन करके काम कर रहे हैं, मैं एक चिकित्सक के माध्यम से समाज में जाकर के काम कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ सुधीर यादव जी के समय में, जब प्रदेश अध्यक्ष थे सुधीर जी उस समय कोरोना के पहले। मुख्यमंत्री जी का जो विकास का योजना है, जो भाजपा का विकास का योजना है, वो सिर्फ पटना तक सीमित है। वो चाहते हैं कि जो लोग बाहर से लंबे समय से बिहार से बाहर रह रहे हैं, जब वो पटना में उतरे ट्रेन से और फ्लाइट से, तो वो पटना के विकास को देख के उनका आंख चंधिया जाए, उनको बिहार का दूसरा इलाका नहीं दिखता है। पटना में वो मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं, गाय घाट के लोगों को जब अपने प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय या अगर पटना जाना हो तो कोई सरकारी बस की व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गाय घाट में बस निर्माण करूंगा, बंदरा में बस का स्टॉप का निर्माण करूंगा, कटरा में बस स्टॉप का निर्माण करूंगा, ताकि ये लोग अपने प्रखंड कार्यालय से जिला कार्यालय को जोड़ सके। अगर इनको पटना जाना हो तो अगर आपको गायघाट से पटना जाना है तो एक तो कोई बस सरकारी रोकेगा नहीं, अगर कोई सरकारी बस रोक भी देता है तो वो किराया दरभंगा से जो है वो पटना का जोड़ता है, वो गायघाट के बीच का और बेनीबाद से किराया नहीं जोड़ता है। तीसरी मेरी एक अपनी प्राथमिकता है कि बंदरा में डिग्री कॉलेज का हम चाहते हैं कि निर्माण हो। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, ये सिर्फ उनका बयान ही है। आप देखेंगे मेरे पंचायत में पिछले वर्ष घटना घटा था कि एक मधुरपट्टी हमारा पंचायत का गांव है, उस गांव के लगभग 8 बच्चे डूब के मर गए थे स्कूल जाने के दौरान। वो बलौर में हमारे स्कूल में आते हैं। बहुत बड़ा आप बताइए कि आजादी के 80 वर्ष के बाद एक बच्चा स्कूल में शिक्षा लेने के लिए और नाव से रस्सी के सहारे वो नाव पार करता है, अब जाकर के वो स्कूल का पास हुआ है, वो अब पास हुआ पता नहीं कब बनेगा। आप समझिए उस गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया लोकसभा के चुनाव में। मेरी ये मांग है कि गाय घाट में कोई एक ऐसा गांव अभी नहीं बचे जिस पर पुल का निर्माण न हो। ये मतलब लोग पीपा पुल बना करके आज भी गाय घाट में लोग जा रहे हैं, बहुत ऐसा गांव है जहां आज भी नाव के सहारे लोग जा रहे हैं। तो कैसा विकास? आप पटना और नालंदा का विकास करते हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बंदरा और गाय घाट में पशु चिकित्सालय का हम निर्माण करवाएं। बंदरा के अंदर में हम चाहेंगे कि वहां पे सब्जी के शीत भंडारण की व्यवस्था हो। आप जानिए ब्रह्मदेव भाई, यहाँ पे जो है वो मक्का बहुत प्रमुख फसल है और मक्का का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना होगा तो मोतीपुर चुनेंगे। ये कटरा और गाय घाट का जो इलाका है खेत का, इसमें क्यों नहीं चुनेंगे? ये जो आप देखिए कि सदियों से मांग उठ रहा है कि पुलकी पुल से लेकर के तेपड़ी के बीच का जो पुल है उसका निर्माण है। आप मैं गया हूँ उस पुल पे जब मैं गया हूँ तो मैं देखा हूँ, पता नहीं अगर कोई आवाज दे दे कि ये इधर आइए तो आदमी नीचे गड्ढा में चला जाएगा तब उस पर से ढूल करके। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसका मैं निराकरण करने का प्रयास करूंगा। तो मैं इस तरीके का कैंप आप जो है लगातार अब प्रदेश के राजनीतिक में भी एक्टिव रहे हैं और प्रदेश स्तर की राजनीति करने के साथ साथ अब एक दो सवाल हम प्रदेश स्तर की भी ले लें। जिस प्रकार से जनगणना को लेकर के बिहार में जब आरजेडी तेजस्वी यादव जब मिले थे जदयू के साथ तो बिहार में जनगणना होगी। ऐसे में हालांकि देखिए कई सारे इसमें सवाल है कि हमको कम दिखाया गया, हमको ज्यादा दिखा दिया गया। हालांकि ज्यादा वाला तो नहीं बोला, कम वाला ज्यादा बोल रहा है। तो ऐसे में अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट कर दिया कि निवास में जनगणना होगा। पुनः जनगणना अगर होता है तो चूंकि अभी तो आप लोग पेज पर थपा रहे हैं अपना कि चलिए हम लोग जो शुरू किए और शुरू हो गया, मानना पड़ा सेंट्रल को भी। कैसे देखते हैं कि दोबारा अगर जनगणना होता है? जब जातीय आधारित जनगणना की बात होगी तो मैं आपको ले चलूंगा जनता दल के उस सरकार में जब एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री और लालू प्रसाद यादव जी उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कैबिनेट से पास कराया था कि जो जनगणना होगा 2001 वाला, उसमें वो जाति को गिनवाएंगे। वो सरकार नहीं चल सका, कैबिनेट से पास हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बदल दिया, क्योंकि उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं था, कोई उनके लिए मायने नहीं रखता था, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। 2004 में जब दोबारा सरकार बनी यूपीए की, उसमें जब जनगणना होने की बात आई तो लालू जी फिर 2009 में सरकार से हट गए यूपीए 2 में, लेकिन इन्होंने दबाव दे करके उस जनगणना को करवाया। जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें जाति का कॉलम था, और जब जाति का कॉलम था तो जात तो गिना ही गया था, वो जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। लालू यादव जी शरद से संसद तक इस बात के लिए, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, ये लोग लगातार
आवाज उठाते रहे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 2022 में डेलीगेशन लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री भी गए थे, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार जी के साथ इस जनजाति आधारित सर्वेक्षण करवाया। जनगणना स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवा सकती है, तो एक रिपोर्ट आया। अब आप समझिए, जो अंतिम जाति जनगणना हुआ था उसमें भी जो जाति सबसे बड़ी जाति थी वो उस समय भी यादव ही थी। एक माल्थस का थ्योरम है कि प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपात और समानुपात जो है वो एक हिसाब से बढ़ता है, और जिस जात में गरीबी ज्यादा होगा उसमें प्रजनन दर ज्यादा रहता है। ये माल्थस का थ्योरम है, आप इसको पढ़िए, देख सकते हैं। तो उस आधार पर अगर कोई अब ये कहे कि हम 10% थे और अभी हम 5% आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सरकारी आंकड़ा था, और जो सरकार के लोग थे, जो सरकार के शिक्षक थे, उन्होंने इसको कराया था, और साइंटिफिक डेटा बिहार सरकार को मिला। जब ये साइंटिफिक डेटा बिहार सरकार को मिला तो सरकार ने इसके आधार पे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। आपको मैं बताऊं ब्रह्मदेव भाई कि वो आरक्षण को, जिस आरक्षण को ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को सरकार रातों रात पास करवा दी और जिसका कोई खिलाफत नहीं कर सका, उस सरकार को बैरियर को 50% के बैरियर को हटाने में 10 मिनट नहीं लगा। ये राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के सरकार को, महागठबंधन के सरकार को 65% करने के लिए पापड़ बेलना पड़ा। जब लागू हुआ तो ये लोग कोर्ट चले गए, और कोर्ट जब गए तो वहां जाकर के इन्होंने उसको रुकवा दिया। अब प्रधानमंत्री को ये समझ में आ रहा है कि बिहार में चुनाव है, वहां जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, राजद इसको लेकर के प्रखर है, तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम करवाएंगे। ये वो बताएं कि तब क्यों विरोध किए थे, 2001 में क्यों विरोध किए थे? बीच में जब आपने कराया था उसका भी से तो कह रहे हैं कि नहीं हमने करवा दिया। वो कैसे कह देंगे हमने करवा दिया? उसमें नीतीश जी का ये, नीतीश जी, तो देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को मानता हूं कि वो समाजवादी अभी भी हैं, और उनके रहने तक, जब तक वो हैं तब तक जदयू कुछ है भी। उनके बाद तो आप देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी में संजय राय जी ने चुनाव नहीं लड़ने दिया छात्र के, जदयू के संगठन को, वहां पे छात्र समागम को। उन्होंने कहा कि, और कल मिला था उसका जो वहां का उपाध्यक्ष लड़का जीता है, वो कल मिला, बोला कि भैया हम लोग को चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था। तो ये तो चाहते हैं कि जदयू को ले जाकर के और सरेंडर कर दें भाजपा के चरणों में। यही ललन बाबू का स्थिति है, यही संजय राय जी का स्थिति है। तो इंटरनली इस प्रकार का बराबर कुछ न कुछ आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये वस्तु स्थिति है ये। एक मिनट में ब्रह्मदेव भाई और एक बात बताऊं, आप भाजपा का जो फर्स्ट लाइन लीडर है उसको छोड़िए, जो जमीन स्तर के कार्यकर्ता है, वो कोई बोलता है क्या कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा? वो कहते हैं यहाँ मुख्यमंत्री योगी चाहिए, यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जैसा चाहिए। मतलब नीतीश कुमार जी को कोई मुख्यमंत्री भी एक्सेप्ट करना चाह रहा है क्या बिहार का, जो भाजपा का नीचे का स्तर का? उन्होंने मैसेज दे दिया है कि तुम सिर्फ चुनाव तक नीतीश कुमार जी के चेहरा पे लड़ना है, चुनाव के बाद जो है वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। और इस बात को जदयू के लोगों को समझना होगा कि वो छल कर रहा है। आपके साथ 2020 में भी छल किया था क्या? यहाँ से अगर कोमल सिंह नहीं लड़ी रहती, अगर चिराग पासवान जी का फैक्टर नहीं हुआ रहता, तो महेश्वर जी नहीं हारते चुनाव, ऐसा हम लोगों को लगता है। लगभग सभी जगह जहां जहां लोजपा लड़ी, तो जदयू को तो इन्होंने एक ऑपरेशन चला करके कमजोर किया है कि कल होकर के नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाएंगे। तो खैर हम लोगों को दूसरे गठबंधन की बात नहीं करनी है, अपने गठबंधन की बात करना है ना। इस बार भी लगभग देखिए, पिछले बार तो लोजपा रामविलास थे, और इस बार जन स्वराज है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल अब मैं सहमत हूँ इस बात से। क्या ये मैं आपको प्रेडिक्शन बता देता हूँ ब्रह्मदेव भाई, आप इसको नोट करिएगा। जितने सीट पे राष्ट्रीय जनता दल का यादव उम्मीदवार होगा, उतने सीट पर जन स्वराज का मुस्लिम उम्मीदवार होगा। जितने सीट पे राष्ट्रीय जनता दल का मुस्लिम उम्मीदवार होगा, उतने सीट पे जन स्वराज का यादव उम्मीदवार होगा। आप इस बात को कोट कर लीजिए, और मेरे इस बात को जब टिकट बंटवारा हो जाए तो आप कीजिएगा। एक कभी प्रसाद ये मतलब आरजेडी को डैमेज करने का, ये बिल्कुल आरजेडी को डैमेज करने का। वो प्रायोजित लोग हैं, वो उन्होंने अपनी दुकान खोली थी, जब दुकान में लगा कि अब लोग नहीं चलेगा मेरा दुकान, तो अपना एक पार्टी बना लिया जाए। जब आप दुकान खोलिए, किसी को किराया दीजिए, और जब आपका किराया न लगे तो लोग अपना दुकान खोल लेता है। तो वो दुकान खोला, पार्टी बनाया है। वो एक कह रहे हैं कि हम 100 ऐसे परिवार को चिन्हित करके रखे हैं जो किसी का भी सरकार रहा है। बोला, मैं प्रश्न किया था उनसे कि सर आप ये बताइए कि क्या आप 100 ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं कि जिसको आप टिकट नहीं देंगे, तो मैं अलग कैसे हो जाऊंगा? तो जब विचारधारा आपका नहीं है, बड़ी बड़ी बात आप करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया है?
जिस उदय कुमार सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए उनकी पढ़ाई लिखाई देखे हैं? 8th पास नहीं है वो। जिसकी माँ IAS रही हो, जिनका भाई IAS रहा हो, वो आदमी इंटर पास नहीं है। और वो बड़ी बात करेंगे तेजस्वी जी की पढ़ाई लिखाई पे वो आरोप लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता था, अपराधी नहीं थे ना किसी की तरह, वो पढ़ाई लिखाई ये विशेष राज्य का दर्जा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विपक्ष में आते हैं तो विशेष राज्य चिल्लाने लगते हैं, और जैसे ही सरकार में आते हैं तो फिर ये विशेष राज्य कहां गुम हो जाता है। इसको कैसे देख रहे हो? 2025 में इसका भी असर पड़ने वाला है क्या? आप समझिए, नीतीश कुमार जी के लिए विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है, जिसको वो जब विपक्ष में जाएंगे तो बजाएंगे। अभी मौका है, दस्तूर है, भाजपा की मजबूर सरकार है, नॉट मजबूर सरकार है। ये अगर चाह लें तो आज केंद्र का सरकार गिरा दे, इस स्थिति में ये है। लेकिन सेंट्रल सरकार गिराने के स्टेट और सेंट्रल दोनों गिरा सकते हैं। और आज के डेट में ये बात नहीं करेंगे किस चीज का, तो विशेष राज्य का। आज ये विशेष राज्य का दर्जा का मांग नहीं करेंगे, आज ये जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे। आज ये किस बात का बात करेंगे, तो कैसे लालू यादव के ऊपर केस करना है, कैसे लालू यादव के किसी नेता पे ईडी का केस करना है, कैसे राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता को फंसाना है। ये इनके लिए चुनावी झुंझुना है, जो मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। ये मांग राबड़ी देवी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने उठाया था। जो ये आपका दीघा रेल ब्रिज का जो उद्घाटन हो रहा था, उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के अटल जी का गाड़ी में बैठे और चलते रहे। कहे कि ये सब फालतू बात है। और जब आपको मौका मिलता है तब आप मजबूती से बात नहीं उठाते हैं। क्या अभी आप जो है वो चाहते तो कौन सी परियोजना बिहार नहीं आ सकती थी? आप उस हिसाब से कुछ बात नहीं करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। आप बताइए, बिहार की जनता से मैं बात करता हूँ, आज के डेट में उन्होंने ACS के सर पे गमला रख दिया। क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है कि अपने शिक्षा विभाग के ACS के सर पे गमला रख दे? और वैसे मुख्यमंत्री को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनको समय समय पे जो उनका चौकड़ी वहां पे जमता है वो ले जाके कोई निर्माण दिखाने चला जाता है, किसी कार्यक्रम में ले जाता है। वो मैं यही कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत दिन काम किए बिहार के लिए, हो सकता है उन्होंने बहुत काम भी किया हो। अब बकस दीजिए, बिहार को नया नेतृत्व दीजिए और आशीर्वाद स्वरूप आप जरूर तेजस्वी जी को आशीर्वाद दीजिए। आपका भतीजा है, आपके मित्र समान भाई का बेटा है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। और चाहिए कि अब अपना जो अंत है वो अच्छा हो और बिहार के लिए अच्छा सोचिए। आप केंद्र सरकार में किसी मांग की स्थिति में नहीं है, कुछ नहीं आप कर सकते हैं, तो क्या बचा हुआ है? क्यों? टिके यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं, अगर उनसे किसी की नाराजगी हो तो उस नाराजगी को वो दूर करें और उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करें। वैसे लोगों को जोड़े जो उनसे टूट रहे हैं और राजद को मजबूत करिए। अगर सर्वे होता है पार्टी की तरफ से, अगर सर्वे में हमारा नाम भी आता है या जिसका भी नाम आता है, पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके यहाँ लालटेन छाप को जिताइए और अपना जो है वो विधायक चुनाइए, ताकि आपके विधायक से ही बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेखर सुमन जी आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए, और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं बहुत बेहतर तरीके से आपकी बातों को समझ भी रहे हैं। और वास्तव में ग्राउंड सर्वे जो होगा, हालांकि आपको आपका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, यहाँ का जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पे कि जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट दिया जाएगा या किसी आम कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि अभी आपने जो भी सवाल आपने रखे, डॉक्टर शेखर सुमन यादव जी हैं और लगातार डॉक्टर शेखर सुमन यादव आप भी यादव समाज से आ रहे हैं और वो भी यादव हैं, और ऐसे में लगातार आरजेडी जो है जिनको भी टिकट दिया है, हालांकि लगातार यादव ही टिकट लेकर के आए हैं, और यहाँ के लोगों ने बड़े दिल के साथ लगातार अभी तक जिनको भी आरजेडी ने टिकट दिया आगे बढ़ते आए। और ऐसे में दौड़ में डॉक्टर शेखर सुमन यादव जी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए, अपने तमाम बातों को प्रमुखता से रखने के लिए, और आपका विजन जो है तमाम जनता के साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि शीर्ष नेतृत्व तय करें और इसी प्रकार से ग्राउंड सर्वे करवा करके बेहतर नेतृत्व गायघाट को देने का काम करें, ताकि गायघाट का बेहतर विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष शेखर